विमेंस बिग बैश लीग 2025-26 के इस सीजन का मैच नंबर 21 जो कि मेलबर्न रेनेगेड्स और सिडनी थंडर के बीच में खेला जाएगा ड्रूमाइन ओवल सिडनी के उस मैदान पर जहां पर ऑलरेडी कुछ मुकाबले इस सीजन में खेले जा चुके हैं। उसमें क्या देखने को मिला हमको, पिच के बारे में हमको उससे समझ में क्या आया, उसको तो आगे हम वीडियो के अंदर समझेंगे। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं तो 23 नवंबर को सुबह 4:30 बजे भोर में जब ये मैच भारत के समय के हिसाब से स्टार्ट होगा तो ड्रूमाइन ओवल सिडनी के उस मैदान पर उस टाइम पर वहां के लोकल टाइम के हिसाब से बजे होंगे सुबह के 10। और सुबह 10 बजे के टाइम पर अगर मैं बात करूं, जो वेदर फोरकास्ट फिलहाल अभी यहाँ पर आई है वो बताती तो यही है कि बारिश उस टाइम पर तो नहीं होती होगी जब ये मैच स्टार्ट होने वाला होगा, लेकिन इस मैच के स्टार्ट होने के करीब 1 घंटे पहले तक बारिश की भी वहां पर संभावनाएं हैं। बारिश नहीं भी होती है तो आसमान पर बादल रहेंगे और वैसे भी सुबह का टाइम होगा तो एयर का जो मॉइस्चर है वो तो अच्छा खासा होगा ही। और कंट्री भी है ऑस्ट्रेलिया जहां पर मुकाबले हो रहे हैं, सिडनी का मैदान है, तो निश्चित तौर पर जो एयर का एक मॉइस्चर वाला फैक्टर है, साथ ही साथ जो संभावनाएं बारिश की हैं और आसमान पर बादल बने रहने की जो संभावना यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, उसकी वजह से कोई भी टीम जो टॉस जीतेगी, चाहे वो सिडनी थंडर की टीम हो चाहे वो मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम हो, वो मेरे हिसाब से तो पहले फील्डिंग करना ही पसंद करेगी। फिलहाल अगर हम दोनों टीमों की पोजीशनिंग की बात कर लें तो मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम भी 5 मैच खेल चुकी है, सिडनी थंडर की टीम भी अभी तक यहाँ तक आते आते 5 मुकाबले खेल चुकी है। लेकिन सिडनी थंडर की टीम जीती केवल 2 है, हारी 3 है। लेकिन इनके साथ एक जो बड़ा फैक्टर जाता है कि जो 2 मुकाबले इन्होंने जीते हैं वो दोनों पिछले दोनों मुकाबले ही रहे हैं, यानी कि बैक टू बैक पिछले 2 मुकाबले टीम जीत करके आई है। पहले तीनों मुकाबले हारी थी। वहीं पर मेलबर्न रेनेगेड्स की जो टीम है इसने 5 मैचेस खेले जो हैं उसमें से इन्होंने 3 जीते हैं, यानी कि इनसे एक ज्यादा जीता है। पॉइंट्स टेबल में भी नंबर 2 पर है, लेकिन पिछला मैच ये टीम अपना हार करके यहाँ पर पहुंची है। तो पिछले मैच के मोमेंटम के हिसाब से तो सिडनी थंडर की टीम वैसे भी काफी आगे दिखाई पड़ रही है और बाकी इन्हीं के होम ग्राउंड पर यह मैच होगा भी। और जैसा आपको मैंने वेदर के बारे में बताया वो तो निश्चित तौर पर एक गेम फैक्टर बनेगा ही, लेकिन फिलहाल जो 3 मुकाबले इस सीजन में इस मैदान पर खेले जा चुके हैं वो 3 के तीनों मैचेस दिन के ही मुकाबले थे। और साथ ही साथ एक प्लस पॉइंट आपको बता दूं कि आज का मैच भी दिन का ही है, चूंकि सुबह 10 बजे से होगा। और इन तीनों मुकाबलों में हमने जो देखा उसमें समझ में यही आया कि 2 बार तो पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती, जहां पर 142 का स्कोर एक बार डिफेंड हुआ, एक बार यहां पर 114 का स्कोर डिफेंड हो गया, हालांकि काफी छोटे अंतर से। और उसके बाद जो लास्ट वाला मैच यहां पर खेला गया वो पर्थ स्कॉचर्स के 150 रन के स्कोर के जवाब में सिडनी थंडर की टीम ने 154 रन बना करके 1 विकेट पर मैच को वन साइडेड जीता, जो कि सिडनी थंडर की टीम ने उनका जो टॉप ऑर्डर है, खास करके टॉप 3 जो बैटिंग लाइनअप में है और इवन नंबर 4 के भी जो बैटर हैं वो रिसेंट टाइम में काफी कमाल के फॉर्म में रही हैं पिछले 2 मैचेस से खास करके। और उसी का एक असर रहा है कि पिछले मैच में 150 का स्कोर भी चेज इन्होंने किया। जनरली यहाँ पर स्कोर्स बहुत आसानी से चेज होते नहीं, लेकिन ये जो स्कोर कार्ड आप देख रहे हैं जो कि दिखाता है कि 150 के आसपास का को यहाँ पर बनता दिखाई पड़ सकता है और वो भी चेंज हो सकता है। लेकिन जो एक वेदर का फैक्टर है वो ये हमको समझाता है कि टॉस के टाइम पर निश्चित तौर पर जो फैक्टर्स वहां पर इन्वॉल्व हैं वेदर के, वो निश्चित तौर पर किसी भी टीम को पहले फील्डिंग कराने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ जो टीम निश्चित तौर पर पहले बॉलिंग करेगी उनको हेल्प रहेगी ही। वो सारे फैक्टर्स यहाँ पर हैं। और ओवरऑल पिछले जो 11 मैचेस खेले गए हैं उसमें से 6 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। और इन पिछले 3 मैच में जो 10 विकेटें स्पिन को मिली है, पेस को जो 20 विकेटें मिली है ना, ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि बताएगा आपको कि निश्चित तौर पर अगर खास करके विमेंस वाले टी20 मैचेस में, विमेंस में ज्यादा ऐसा होता नहीं कि पेसर्स की डबल विकेटें हों स्पिनर्स के, तो ये भी एक फैक्टर है जो कि बता देता है कि कोई भी टीम पहले फील्डिंग ही करेगी, क्योंकि इस मैदान पर निश्चित तौर पर तेज गेंदबाजों के लिए कुछ ना कुछ होता है। तो जो भी फैक्टर्स अभी तक के इस वीडियो के बनाने के टाइम तक हैं, जिसमें 3 मुकाबले हो चुके हैं, उसके बेसिस पर हमने पिच को समझा, जो वेदर फोरकास्ट है उसको आपको मैंने बताया, तो उसके बेसिस पर तो जो भी टीम फैसला करेगी टॉस के बाद वो तो हमको उस टाइम पर पता चलेगा। फिलहाल जो चीजें थी वो आपको मैंने बता दिया। तो जो भी फाइनल बातें होंगी टॉस के बाद की कि किसने पहले बैटिंग करनी है, किसको पहले फील्डिंग करनी है, टॉस के बाद टीमों ने फैसला किया, उस टाइम पर वेदर कैसा है, पिच कैसी है, सब कुछ आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। वहीं पर आपको मैं अपने टेलीग्राम पर ही अपनी फाइनल टीम भी दे दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक है उसको क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। और फिलहाल आपके सामने है यहाँ पर प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर सिडनी थंडर की टीम का, जहां पर तालिया विल्सन है, जॉर्जिया वॉल है, फीब लिसफील्ड है, हेदर नाइट है। चारों बैटर्स कमाल के फॉर्म में है, लेकिन इनकी जो एक कमजोरी है वो इनका है लोअर ऑर्डर, जिसमें लॉरा हैरिस है, एनिका लेरॉयड है। कुछ खास कमाल अभी तक ये करते दिखाई नहीं पड़े, एनिका ने फिर भी ठीक ठाक काम किया है। एमिली अर्लॉट यहाँ पर ऐड हो गई है स्क्वाड में, चूंकि चमारियट पट्टू को बाहर कर दिया गया है, वो अब खेलते दिखाई नहीं पड़ेंगी। और हैं एमिली अर्लॉट एक राइट हैंडेड बैटर जो राइट हैंड मीडियम पेस बॉलिंग करती हैं। बाकी लूसी फिन ये भी एक ऑलराउंडर हैं, टिनाइल पेसल है, समंथा बेट्स है, सबरीन इस्माइल है जो कि मेन बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर आपको दिखाई पड़ती है। और आपको ये भी बता दूं
वेदर का जो एक फैक्टर है, जहां पर शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी ना, तो शुरुआती ओवर में अगर हम बात करें तो शबनम इस्माइल का एक बड़ा रोल होगा पावर प्ले के ओवर्स में। और वहीं पर अगर हम बात करें तो एमिली अर्लॉट भी एक ऐसी ऑप्शन है शबनम इस्माइल के साथ ही, जो कि पावर प्ले और डेथ ओवर दोनों जगह पर बॉल करेंगी। और उसी में बीच में एक दो ओवर पावर प्ले के और बाकी बीच के ओवर समंथा बेट्स करेंगी। लूसी फिन भी आपको ज्यादातर मिडिल ओवर में, टिनायल बेसल आपको ज्यादातर मिडिल ओवर में, पिछले मैच में तो केवल एक ओवर किया था, तो उस तरीके से बॉलिंग करेंगी। और जो मेन बॉलिंग ऑप्शन जैसा आपको मैं बताना चाह रहा था वो यही है, लूसी फिन, समंथा बेट्स, शबनम इस्माइल, एमिली अर्लॉट और साथ ही साथ जॉर्जिया वॉल, ये इनकी कुल मिला जुला करके 5 मेन बॉलिंग ऑप्शन है। और टिनायल बेसल से पिछले 2-3 मैचेस में हमने देखा है कि एक या मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 ही ओवर कराया गया है। बाकी कौन पावर प्ले डेथ में करेगा वो भी बता दिया। बेंच की जो बाकी नाम है उनके नाम देख लीजिए, और बाकी देख लीजिए करियर का डेटा कि अपने T20 फॉर्मेट में अपने पूरे करियर के दौरान इन सभी सिडनी थंडर के प्लेयर्स ने एक्चुअली किया क्या है, जिसमें से एमिली अर्लॉट का नाम ऐड हुआ है, जो एक ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर। 72 मैच पे 97 विकेट ले चुके हैं T20 फॉर्मेट में, 501 रन भी बनाए हैं। तो बल्लेबाजी से तो निश्चित तौर पर इनका वो रोल नहीं होगा, चूंकि वैसे भी बहुत नीचे आएंगी, लेकिन बॉलिंग में जो उन्होंने 72 मैच में 97 विकेट ली हैं, उसके लिए हर पहली इनिंग में जितनी विकेट इनको मिली हैं, पहली इनिंग की बॉलिंग में हर 16वीं गेंद पर, तो सेकंड इनिंग की बॉलिंग में हर 15वीं गेंद पर। इसका साफ साफ मतलब है कि स्ट्राइक रेट तो बराबर है, दोनों इनिंग्स के लिए एक बहुत अच्छी बॉलिंग ऑप्शन है। और यही सारे आंकड़े आप बाकी बॉलर्स के भी देख सकते हैं, स्ट्राइक रेटों का इनिंग वाइज देख सकते हैं, और बैटर्स के भी बल्लेबाजी के नंबर्स की, कितने मैचेस खेले, कितने रन बनाए, बैटिंग एवरेज क्या है और दोनों इनिंग का बैटिंग एवरेज क्या है, वो भी यहाँ पर आप देख करके समझ सकते हैं। बाकी जो पिच का फैक्टर है, वेदर का फैक्टर है, वो तो निश्चित तौर पर टॉप ऑर्डर्स के बैटर्स के लिए सेकेंड इनिंग में ज्यादा फेवर करेगा। और बाकी आकर के रिसेंट फॉर्म भी आप देख सकते हैं, जिसमें पिछले मैच में आपको ने बताया कि एमिली अर्लॉट ऐड हुई थी स्क्वाड के अंदर, चमारियट पट्टू वापस जा चुकी है अपने कंट्री में, तो और उन्होंने आते ही कमाल की परफॉर्मेंस अपने बॉलिंग से दी, 3 विकेट लेकर के कमाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस ना सिर्फ पिछले मैच में बल्कि इसके पहले भी देखेंगे ना तो बहुत अच्छे फॉर्म में रही हैं। और ये एक ऐसी बॉलर हैं जो आपको मैं बता भी चुका हूं कि पावर प्ले डेथ में बॉलिंग करेंगी दोनों जगहों पर, तो इंपॉर्टेंट तो रहती ही है। और साथ ही साथ बाकी का बैटिंग ऑर्डर अगर आप देखें तो आपको मैं बताया कि तहलिया विल्सन और इवन जो टॉप की 4 बैटर्स हैं, जॉर्जिया वॉल, तहलिया विल्सन, फीब लिचफील्ड और हेदर नाइट, इन सभी का फॉर्म अगर आप देखें तो बहुत ही जबरदस्त फिलहाल चल रहा है। और ये चारों की चारों निश्चित तौर पर वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन आपके टीम के लिए हैं, जो आपकी टीम में होनी चाहिए। और उसमें तो जॉर्जिया वॉल तो एक ऐसी प्लेयर जो कि बॉलिंग में 3 से 4 ओवर लगातार कर रही हैं, पिछले मैच में 2 विकेट भी लेकर के गई हैं, तो वो तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो कैप्टन और वाइस कैप्टन। और उसके बाद लॉरा हैरिस आती है, एनिका लिरोयड आती हैं। हालांकि लॉरा हैरिस को तो जो मौके मिले उसको इन्होंने भुनाया नहीं, लेकिन एनिका लिरोयड ने एक ऐसा ऑप्शन आपको दिया है कि 13 नाबाद 11, 31 और 11 नाबाद की 4 पारियां खेल करके, कि अगर आप मल्टीपल टीमों का कोई कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं तो उसमें कोई आपको एक ट्रम्प चाहिए, तो वहां पर आप एनिका लिरोयड को ट्राई कर सकते हैं। एक ऐसी टीम में जहां पर आप पहली इनिंग की बैटिंग कंसीडर करें सिडनी थंडर की, टॉप ऑर्डर की आप फेलियर को कंसीडर करें, जहां पर हो सकता है आपको लगे कि कोई 2 या 3 खिलाड़ी टॉप ऑर्डर पर ना चले, तब वहां पर एनिका लिरोयड आपके लिए बहुत अच्छी ट्रम्प रहेंगी। और बाकी स्मॉल लीग के लिए तो ये ऊपर के 4 खिलाड़ी और प्लस एमिली अर्लॉट, ये 5 बेस्ट ऑप्शन है जिनको आपको टीम में लेना ही है। और उसी में शबनम इस्माइल को और समंथा बेट्स को भी आप ऐड कर दीजिए। तो कुल मिला जुला करके ना किसी भी तरीके से आप देखने की कोशिश करेंगे तो इस टीम की तरफ से आपको प्रॉपर 7 बेस्ट ऑप्शंस मिलेंगी ऐसी प्लेयर के तौर पर जो कि आप अपने स्मॉल लीग की टीम में लेने के जाना चाहेंगे। तो इसका साफ मतलब है कि टीम की परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग है, प्लेयर्स काफी अच्छे फॉर्म में हैं और ये टीम काफी अच्छी दिखाई पड़ रही है आज के इस मैच को जीतने के लिए। लेकिन 7 के 7 प्लेयर क्या हम लेके जा पाएंगे? क्या मेलबर्न रेडिकेट्स की तरफ से हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं? वो भी देखना पड़ेगा। फिलहाल तो यहाँ पर रिसेंट फॉर्म देखने से जो हमको समझ में आया वो चीजें आपने यहाँ पर देखी, लेकिन थोड़ा सा और डीप डाउन जा करके हेड टू हेड के आंकड़े देखे तो एमिली अर्लॉट तो कभी खेली नहीं है जो सामने टीम है उसके खिलाफ। लेकिन उसी में जॉर्जिया वॉल की बात करें तो मेलबर्न रेडिकेट्स के खिलाफ 8 मैच में 207 रन है, केवल 2 विकेटें हैं। और इवन फीब लिचफील्ड का बैटिंग एवरेज तो केवल 15 रन है। और उसके बाद आती है यहाँ पर हेदर राइट, 13 मैच में 32 का एवरेज है, 316 रन है। तो क्या दिखाई पड़ता है कि तहलिया विल्सन तो निश्चित तौर पर जो एक और ऑप्शन है उसकी 8 मैच पे 192 रन है, 27 का एवरेज है। और जनरली तहलिया विल्सन ना पहले ओपन नहीं करती थी और ये जो 8 मैचेस इन्होंने खेले हैं लगभग सारे मैचेस काफी नीचे आकर के बैटिंग करी है। तो उस बेसिस पर तो तहलिया विल्सन एक बहुत ही सेफ और साउंड ऑप्शन है जो कि ना सिर्फ फॉर्म में है, हेड टू हेड के आंकड़े भी काफी अच्छे हैं। सिमिलर चीज आप हेदर नाइट को लेकर के भी कर सकते हैं। और जॉर्जिया वॉल के साथ एक प्लस पॉइंट है उनकी बॉलिंग। और एमिली अर्लॉट तो खेली ही नहीं है लेकिन फिर भी एक बेस्ट ऑप्शन होंगी। थोड़ा सा डाउट यहाँ पर फीब लिचफील्ड को लेकर के बनता है, तो निश्चित तौर पर ये एक रिस्क आप कैलकुलेटिव ले सकते हैं कि फीब लिचफील्ड को ड्रॉप करिए उन 7 ऑप्शन में से जो आपको मैंने पीछे समझा
समझाया था। और तब निश्चित तौर पर आपके पास बचेंगे 6 ऑप्शन, जिसमें शबनम इस्माइल भी हैं, सैम बेट्स भी हैं। इनके भी प्लेयर बैटल के आंकड़े देखेंगे तो शबनम इस्माइल के 8 मैच में 8 विकेटें हैं, सैम बेट्स खेली नहीं है, बाकी प्लेयर भी नीचे देखेंगे तो खेली नहीं है। लेकिन इसी में अलेक्जेंड्रा मावरोस आती है जो कि 3 मैच में 6 विकेट ले चुकी हैं। एक और ऐसी ऑप्शन जो कि अगर बाई चांस खेल गई तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं एक डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पर अपनी ना सिर्फ ग्रैंड लीग की टीमों में, इवन स्मॉल लीग की टीमों में भी। और उसके बाद वेन्यू का डेटा देखने आएंगे। हालांकि यहाँ पर तब आपको फीव लिचफील्ड का आंकड़ा काफी बेहतर दिखाई पड़ जाएगा। 5 मैच में 151 रन है, 38 का एवरेज है और वो बैटिंग एवरेज पहली इनिंग में थोड़ा सा बेटर है। यहाँ पर जॉर्जिया वॉल उतना खास कमाल कर नहीं पाए हैं, लेकिन जॉर्जिया वॉल को ना हटाना वो निश्चित तौर पर एक बहुत ही रिस्की ऑप्शन होगा, क्योंकि वो बॉलिंग भी करके दे रही है। और बाकी जो ऑप्शन है, हेदर नाइट हो गई, 1 मैच में 13 रन है, तहलिया विल्सन हो गई, 4 मैच 112 रन है, 28 का एवरेज है। और उसके बाद एनिका लेरोइड के नंबर्स आप देख सकते हैं। टिनाइल पेसल के 4 मैच 4 विकेटें हैं, शबनम इस्माइल के 5 मैच 5 विकेटें हैं, समंथा बेट्स की 1 मैच में 1 विकेट है। तो बेसिकली वही 7 ऑप्शन, जिसमें से या तो आप फीव लिचफील्ड को थोड़ा सा रिस्क लेकर के ड्रॉप कर सकते हैं, या थोड़ा सा और भी अफलातून रिस्क लेना चाहें तो आप जॉर्जिया वॉल को भी ड्रॉप कर सकते हैं। हालांकि ये मैं सजेस्ट करूंगा नहीं, लेकिन उसमें निश्चित तौर पर फीव लिचफील्ड एक फैक्टर होंगी, या तो हेदर नाइट। इन दोनों में से किसी एक को आप ड्रॉप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाकी प्लेयर बैटल के आकर देखें कि क्या वीकनेसेस हैं इनकी जब सामने मेलबर्न इंडिकेट्स की बॉलर्स को फेस करेंगी। तो तहलिया विल्सन एक ऐसे बैटर है जो जॉर्जिया वेरहम की 28 गेंद पर 28 रन बना चुके हैं, लेकिन 2 बार आउट भी हो चुके हैं और टेस्ट फ्लिंटॉफ पर भी 1 बार सस्ते में आउट हो चुकी हैं। लेग स्पिन बॉलिंग एक ऐसी बॉलिंग है जो सिडनी थंडर के प्लेयर्स को ठीक ठाक परेशान करती है। ना सिर्फ तहलिया विल्सन के आंकड़े लेग ब्रेक स्पिन बॉलिंग पर काफी खराब हैं, इवन जॉर्जिया वॉल के आंकड़े भी बहुत ही पुअर हैं, और फीव लिचफील्ड के आंकड़े तो और भी ज्यादा खराब है। सभी के बैटिंग एवरेजेस 17-18 के आसपास के हैं लेग स्पिन बॉलिंग के खिलाफ। और बाकी इंडिविजुअली अगर आप देखें तो चूंकि लेग स्पिन पर तो खराब खेलती है, तो जॉर्जिया वेयरहैम वो ऑप्शन है सामने की टीम में जो इनको परेशान करती है, वो भी एक लेग स्पिनर है। और उसी में निश्चित तौर पर और भी जो इंडिविजुअल खिलाड़ी हैं, जैसे टेस फ्लिंटॉफ हो गई, और साथ ही साथ यहाँ पे देखा तो एलिस कैप्सी, डिएंड्रा डॉटिन और सोफी मोलोन्यूक्स हो गई। तो ओवरऑल काफी बढ़िया बॉलिंग ऑप्शन सामने की टीम के पास हैं ढेर सारे, जो कि टॉप ऑर्डर की बैटर्स को तो परेशान करती ही हैं, इवन लोअर ऑर्डर की बैटर्स को भी वही कॉमन बॉलर्स हैं जो परेशान करती रही हैं। सभी के नाम आपके सामने हैं, उनके खिलाफ कितनी गेंदें खेल के कितने रन बना करके कितने बार ये बैटर्स आउट हुई हैं, वो सारे आंकड़े आपके सामने है। वीडियो को रोक करके जरूर देखिए। और एनिका लेरोइड ये भी वही कॉमन फैक्टर लेकर के आते हैं, लेग स्पिन के खिलाफ खराब खेलने वाली बात, जिसमें इंडिविजुअली भी सोफी मोलोन्यूक्स पर और डिएंड्रा डॉटिन पर सस्ते में आउट होती रही है। सेरा क्वाइटे भी हैं जो कि शायद प्लेइंग 11 में ना भी खेलें। हालांकि अगर प्लेइंग 11 देखें पिछले वाले मैच का मेलबर्न इंडिकेट्स का, तो उसमें सेरा क्वाइटे हैं, लेकिन ये बॉलिंग करेंगी कि नहीं करेंगी कुछ नहीं पता। लेकिन बाकी जो टॉप ऑर्डर बैटर है, कर्टनी में वो एमआरडी बरो ओपन करती हैं, सोफी मोलोन्यूक्स नंबर 3 पर जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, और उसके बाद एलिस कैप्सी हैं, बाकी जॉर्जिया वेयरहैम है, डिएंड्रा डॉटिन, निकोल फॉल्टम है। तो ऑलराउंडर से भरी हुई टीम है। और उसके बाद टेस्ट फ्लिंटॉफ, मिली इलिंगवर्थ, सेरा क्वाइटे, चेरिस बेकर तो हैं ही। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि अभी तक इस टूर्नामेंट के जो 5 मैचेस इस टीम ने खेले हैं ना, चेरिस बेकर को उन्होंने काफी यूज किया है पावर प्ले की बॉलिंग में, इवन 2 ओवर तो मिनिमम कराते ही कराते हैं। और यह है एक लेफ्ट आर्म स्लो बॉलर, आप इनको लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर भी कह सकते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर भी कह सकते हैं। थोड़ी सी गति काफी कम है इनकी, तो ये पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, 2 से 3 ओवर लगभग हर मैच में कर जाती हैं। बाकी डिएंड्रा डॉटिन 3 से 4 ओवर करने वाली बॉलर है, जॉर्जिया वेयरहैम और सोफी मोलोन्यूक्स, ये तो पक्के तौर पर मिल करके दोनों 8 ओवर पूरे करेंगी, यानी कि 4-4 ओवर। और उसी में टेस्ट फ्लिंटॉफ को भी ऐड कर दीजिए, तो टेस्ट फ्लिंटॉफ हो गई, सोफी मोलोन्यूक्स हो गई, जॉर्जिया वेयरहैम हो गई, ये इनकी 3 सबसे मेन बॉलिंग ऑप्शन है जो पूरे 4-4 ओवर करेंगी। बाकी मिली इलिंगवर्थ, चेरिस बेकर और डिएंड्रा डॉटिन 2-2, 3-3 ओवर के आसपास की बॉलिंग करेंगे, और जरूरत पड़ी तो ही सेरा क्वाइटे को एक लास्ट बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर ट्राई किया जाता है। मिली इलिंगवर्थ उसमें से पावर प्ले का मेजॉरिटी ओवर करते हैं चेरिस बेकर के साथ मिलकर के, ये भी चीज आप समझिए। और बाकी जो बॉलर्स है वो डेथ ओवर में भी जाकर के बॉलिंग करती है। बाकी बेंच की प्लेयर्स के नाम देख लीजिए, करियर के आंकड़े देख लीजिए, हर एक प्लेयर के अगर आप देखना चाहें वीडियो को यहीं पर रोक करके। और उसके बाद जो 5 मुकाबले खेले गए, वो आपको मैंने बताया भी कि ये टीम 5 में से 3 मैचेस जीती है, 2 हारी है, उसमें से पिछला मैच भी हारी है। तो उसमें जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से रीसेंट फॉर्म समझने की कोशिश करें, तो कर्टनी वेब ने तो फिर भी काफी अच्छा प्रॉमिस दिखाया है, रन्स बनाए इन्होंने, बहुत बड़ी बड़ी पारियां नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर टीम को लगातार शुरुआत अच्छी दी है। बीच में डेविना पेरिन शुरुआत में ओपन कर रही थी, लगातार 4 मैच में फ्लॉप हो गई, तो उनको हटा करके एमआरडी बरो को मौका मिला पिछले मैच, जो कि केवल 10 रन बना पाई। हालांकि हैं एक प्रॉपर ऑलराउंडर, राइट एंड मीडियम पेस बॉलिंग भी करती हैं, लेकिन बॉलिंग इनसे कराया नहीं गया। इसके बाद आती है सोफी मोलोन्यूक्स, जो कि स्ट्रेट अवे एक ऐसी प्लेयर है ना, जिनके नंबर्स अगर आप देखें तो पहले मैच के अच्छे थे, दूसरे मैच में नहीं चली, पहले 3 मैच से खेली नहीं थी इंजरी की वजह से। लेकिन एक ऐसी प्लेयर है जिनके बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा टीम में लेकर जाना है। और वही सिमिलर चीज आपको मैं एलिस कैप्सी को भी लेकर के कहूंगा। अब चूंकि सोफी मोलोन्यूक्स भी आ चुके हैं स्क्वाड के अंदर ना, इस वजह से एलिस कैप्सी के साथ आपको बॉलिंग करती दिखाई ना पड़े,
तो निश्चित तौर पर एक थोड़ी सी रिस्की ऑप्शन तो बन जाती हैं, लेकिन ओवरऑल और भी जो ऑप्शन है सोफी मिलोनिक्स के अलावा यहाँ पे जॉर्जिया वेयरहैम हो गई, डेनड्रा डॉटिन हो गई, इवन टेस फ्लिंटॉफ को भी मैं उसी कैटेगरी में रखूंगा। ये 4 तो बेस्ट ऑप्शन। इसमें टेस फ्लिंटॉफ ने विकेटें भी ठीक ठाक नंबर्स में निकाली हैं, कुल टोटल 7 विकेटें हैं 4 मैच में। डेनड्रा डॉटिन ने ना पिछला मैच छोड़ दे तो ओवरऑल 2-3 मैचेस में काफी बढ़िया परफॉर्मेंसेस करके दी हैं, और जो इनकी यूटिलिटी है एज ए बैटर और प्लस एज ए बॉलर वो इनको सबसे बेस्ट ऑप्शन बना देती है। तो सोफी मिलोनिक्स के अलावा जॉर्जिया वेयरहैम, डेनड्रा डॉटिन और टेस फ्लिंटॉफ, ये 4 बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से हैं। हालांकि और भी ऑप्शन है जैसे मिली इलिंगवर्थ हो गए, सेरा क्वार्टे, चेरिस बेकर, उसमें से सेरा क्वार्टे से बॉलिंग कराएंगे कि नहीं कराएंगे ये हमको बिल्कुल पता नहीं, तो इनको तो स्मॉल लीग में आपको कंसिडर भी नहीं करना। मिली इलिंगवर्थ निश्चित तौर पर एक प्रॉपर बॉलर हैं, अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो निश्चित तौर पर आप इनको एक ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर ट्राई करिए, वरना आप इनको इग्नोर कर सकते हैं। चेरिस बेकर भी उसी तरीके के एक ट्रम्प ऑप्शन ही है जिनको आप लेके जा जरूर सकते हैं, लेकिन वो आपको मैं स्मॉल लीग के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। ज्यादा से ज्यादा आपको रिस्क लेना है तो मिली इलिंगवर्थ के साथ आप 5वें प्लेयर के तौर पर जा सकते हैं एलिस कैप्सी की जगह पर। तो या तो एलिस कैप्सी या तो मिली इलिंगवर्थ, जिसके साथ आप जाना चाहें जा सकते हैं। पहली इनिंग की बॉलिंग अगर है तो मिली इलिंगवर्थ को आप निश्चित तौर पर ट्राई कर सकते हैं। तो एक बात तो कम से कम समझ में आती है कि सिडनी थंडर की तरफ से जो हमको 7 ऑप्शन दिखाई पड़ रही थी ना, उनको आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं 7 के 7 को, क्योंकि बाकी इस टीम के अंदर 4 ही बेस्ट ऑप्शन हैं। 5वें ऑप्शन की तरफ जाने के लिए आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, चाहे वो एलिस कैप्सी के रूप में, चाहे कर्टनी वेब के रूप में हो, चाहे वो यहाँ पर किसी बॉलर मिली इलिंगवर्थ जैसी बॉलर के खिलाफ को लेकर के हो। तो ये चीज तो आपको क्लियर हुई, और ये भी काफी हद तक क्लियर हो रहा है कि सिडनी थंडर की ही टीम फेवरेट आज के इस मैच के लिए दिखाई पड़ रही है। बाकी टॉस का तो रोल होगा। हेड टू हेड के भी आंकड़े देखना चाहें तो देख सकते हैं, जिसमें जो बैटर्स हैं खास करके ना 19 का, 18 का, 25 का बैटिंग एवरेज है, जो कि बहुत ही ज्यादा, और इवन बाकी भी बैटर्स के नंबर्स देखें तो बहुत ही खराब है। केवल जॉर्जिया वेयरहैम के 8 मैच 180 रन है, 36 के एवरेज है, 9 विकेट है। और उसमें बॉलिंग में भी देखेंगे तो सेरा क्वार्टे, मिली इलिंगवर्थ हो गई, और बाकी जो बॉलर्स है ना नंबर्स ऐसे हैं ही नहीं किसी के कि जिसके दम पर आप किसी को ट्राई करें। सोफी मिलोनिक्स को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है थंडर के खिलाफ खेलने का, 14 मैच में 14 विकेटें हैं। और बाकी भी जो ऑलराउंडर्स है जैसे टेस फ्लिंटॉफ हो गए, डेनड्रा डॉटिन हो गई, इनके आंकड़े निश्चित तौर पर उतने बेहतर हैं कि निश्चित तौर पर आप उनको ट्राई करें। तो वही मिला जुला करके टेस फ्लिंटॉफ, डेनड्रा डॉटिन और निश्चित नीचे आए तो यहाँ पर जॉर्जिया वेयरहैम, ये 3 तो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। और चौथी ऑप्शन जैसे मैंने आपको कहा था कि आप किसको लेके जाएं किसको ना लेके जाएं, उस पर भी आपको डिपेंड करेगा। बाकी सोफी मिलोनिक्स तो चौथी बेस्ट ऑप्शन है ही, और जो आपको चीजें आपको मैं पीछे समझा चुका हूँ वही चीज आपको आगे भी वही निश्चित तौर पर आपको कंक्लूजन मिलेगा। बाकी वेन्यू पर, इस मैदान पर देखेंगे ना तो बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंसेस ज्यादातर प्लेयर्स तो खेली ही नहीं है। जो खेली है उसमें से केवल कर्टनी वेब ने ठीक ठाक काम किया अपने बॉलर के तौर पर, बैटर के तौर पर नहीं। डोमेस्टिक क्रिकेट में यहाँ पर बॉलिंग भी करती नहीं है, लेकिन 4 मैच में बल्ले से केवल 39 रन है। तो वेन्यू का नंबर तो आपको कोई भी हेल्प करेगा ही नहीं। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े देखें तो इसमें कर्टनी वेब एक ऐसे खिलाड़ी जो हैना डार्लिंगटन पर आउट होते हैं, लेकिन हैना डार्लिंगटन के बारे में आपको सोचने की जरूरत है नहीं, वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। बाकी सबरीन इस्माइल की 21 गेंद पर 24 रन बना करके एक बार, समंथा बेट्स की 44 गेंद पर 2 बार 55 रन बना करके, जॉर्जिया वेल पर एक बार सस्ते में आउट हो चुकी हैं। सोफी मिलोनिक्स, सबरीन इस्माइल, समंथा बेट्स पर एक बार आउट हुई हैं, लेकिन बढ़िया खेल करके 44 और 57 रन बना करके। बाकी एलिस कैप्सी ये चमारी अटपट्टू पर एक बार सस्ते में आउट हुई है, लेकिन वो फिलहाल आप खेलेंगे नहीं। और इवन सबरीन इस्माइल और जॉर्जिया वाल पर जो आउट हुई हैं वो नंबर्स इनके खराब हैं। बाकी ओवरऑल लेग स्पिन भी खराब खेलती हैं, और बाकी भी जो बैटर्स हैं उनकी भी आपको लेग स्पिन के खिलाफ एक कमजोरी तो दिखाई पड़ेगी। इवन राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी एक कमजोरी इनकी दिखाई पड़ेगी। बाकी इंडिविजुअल जो बॉलर्स के खिलाफ आउट होती रही हैं, जिसमें से आप हैना डार्लिंगटन और चमारी पट्टो को हटा दीजिए, क्योंकि वो दोनों तो खेलती ही नहीं है, तो निश्चित तौर पर आपको खेलते दिखाई नहीं पड़ेंगे, तो उनका कोई रोल भी नहीं होगा। और बाकी भी जो बैटर्स उनके नंबर्स भी आप यहाँ पर प्लेयर बैटल के देख सकते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन तो यही बनता है कि फेवरेट सिडनी थंडर की ही टीम है। ज्यादातर बेहतर प्लेयर उन्हीं की टीम के पास हैं जिनको अपनी फैंटेसी की टीम हम पिक कर पाए। लेकिन टॉस का भी एक रोल है जो आपको मैं प्रॉपर समझा चुका हूँ पिच रिपोर्ट्स लेकर के पूरे वीडियो में, तो उसको जरूर ध्यान से देखिएगा। वीडियो बेसिकली आपको पूरा देखना है, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। बाकी जो भी मेरी अपनी फाइनल टीम होगी, पिच रिपोर्ट, वेदर को लेकर के जो अपडेट होगा अगर आता है तो वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा। लिंक आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिलेगा। तो जाइए, लिंक्स को क्लिक करिए, टेलीग्राम को फिलहाल जल्दी से ज्वाइन करिए, और व्हाट्सएप चैनल को भी अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर करते हैं खत्म। चलते हैं, नमस्कार।